इससे पीछे बैठे लोग उसी क्षण हवा में गायब हो गए और बाकी फ्यूजलेज बिना कंट्रोल के बर्फीली ढलान पर फिसलता हुआ नीचे गिरा, जब तक कि एक जोरदार टक्कर के साथ जाकर रुक नहीं गया। और उसी पल सब कुछ बदल गया। उस टक्कर के बाद जो बचा वो सिर्फ एक भारी सन्नाटा था, क्योंकि कुछ ही सेकंड पहले जो जिंदगी थी वो अब एक अलग हकीकत में बदल चुकी थी। और यहीं से शुरू हुई मिरेकल ऑफ द एंडीज की असली कहानी। अब समझते हैं कि वो थे कहां। वाले दे लास लाग्रिमास यानी आंसुओं की घाटी, ये नाम इस हादसे के बाद दिया गया, क्योंकि उससे पहले इस बर्फीले इलाके को कोई पहचानता तक नहीं था। सेरो सोस्नेआदो और वोल्कान तिंगुरिरिका के बीच, अर्जेंटीना और चिले की सीमा पर, समुद्र तल से 3664 मीटर की ऊंचाई पर। रात होते ही टेम्परेचर -30 तक गिर जाता था और यह इलाका एक ठंडा सुनसान विस्तार था जहां इंसानी मौजूदगी का कोई निशान नहीं था। उनके क्रैश साइट से सबसे पास की बस्ती लोस मैतेनेस, चिले, करीब 65 किलोमीटर दूर थी और वहां तक पहुंचने के बीच सिर्फ ऊंचे खतरनाक पहाड़ थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उनसे सिर्फ 19 किलोमीटर दूर एक अबैंडन्ड रिजॉर्ट होटल तरमास एल सोस्नेआदो मौजूद था, जहां उन्हें कम से कम छत मिल सकती थी। लेकिन उन्हें इसका अंदाजा तक नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो चिले के करीब हैं, जबकि असल में वो अर्जेंटीना के अंदर फंसे हुए थे। अब आते हैं पहले दिन पर। क्रैश के बाद का मंजर बेहद खौफनाक था। टूटे हुए ढांचे के अंदर घायल लोग, खून, बिखरी सीटें और कुछ ही घंटों में 12 लोगों की मौत हो चुकी थी। पायलट फेरादास उसी टक्कर में मारा गया। इंपैक्ट इतना जबरदस्त था कि उसके बचने की कोई संभावना नहीं थी। को पायलट लगुरारा मलबे में फंसा हुआ था, दर्द से तड़प रहा था। उसने एक पैसेंजर से उसे गोली मारने की गुजारिश की, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी और अगले दिन उसने वहीं दम तोड़ दिया। इस पूरी अफरा तफरी के बीच रोबर्टो कानेसा और गुस्तावो जेर्बिनो, 2 मेडिकल स्टूडेंट्स, बिना किसी इक्विपमेंट के घायलों को संभालने की कोशिश कर रहे थे। टूटे शरीरों को सहारा दे रहे थे, जख्मों को ढक रहे थे और बस किसी तरह लोगों को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे। और नांदो पाराडो की कहानी तो और भी अजीब मोड़ लेती है, क्योंकि उसे मरा हुआ समझकर बाकी बॉडीज के साथ बर्फ में छोड़ दिया गया। लेकिन वही ठंड जो किसी को भी खत्म कर सकती थी, उसके लिए जिंदगी बन गई, क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड ने उसके दिमाग की स्वेलिंग को धीमा कर दिया और वो लगभग 3 दिन तक कोमा में पड़ा रहा। जब वह होश में आया तो उसके सामने जो सच था वह किसी भी इंसान को तोड़ सकता था। उसकी मां मर चुकी थी, उसकी बहन सुजाना जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी और उसके सबसे करीबी दोस्त पांचिटो और गुइदो अब इस दुनिया में नहीं थे। इसी बीच पहली रात आई। टेम्परेचर -30 तक गिर गया। मार्सेलो पेरेज ने फ्यूजलाज के खुले हिस्से को बंद करने की कोशिश की और थोड़ी गर्मी के लिए डॉलर के नोट तक जलाने पड़े। लेकिन इसके बावजूद उस रात 5 और लोग नहीं बच पाए और अब वहां सिर्फ 29 लोग रह गए, एक टूटी हुई फ्यूजलेज में, दुनिया से पूरी तरह कटे हुए। सबसे बड़ी समस्या पानी की थी, क्योंकि चारों तरफ बर्फ होने के बावजूद उसे सीधे इस्तेमाल करना संभव नहीं था। तब एडवार्डो स्ट्राउच ने एल्यूमिनियम सीट पैनल से एक साधारण लेकिन काम आने वाला तरीका निकाला, जिससे धूप में बर्फ पिघलाकर पानी इकट्ठा किया जाने लगा। और यह छोटी सी तरकीब उनकी जिंदगी के लिए बेहद अहम बन गई। लेकिन सिर्फ पानी काफी नहीं था, क्योंकि उनके पास खाने के नाम पर बस थोड़ा बहुत सामान था जो मुश्किल से कुछ दिनों तक चल सकता था। इसलिए मार्सेलो पेरेज ने रैशनिंग शुरू की और हर इंसान को दिन में बेहद कम मात्रा में खाना मिलने लगा। इतना कम कि आज उसके बारे में सोचना भी मुश्किल है, लेकिन उसी ने उन्हें कुछ और दिनों तक जिंदा रखा। इन हालात में नांदो पारादो के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, यहां रुकना मौत है और बाहर निकलना ही एक रास्ता है। इसलिए उसने रोबर्टो कनेसा से साफ कहा कि उन्हें खुद निकलना होगा, क्योंकि कोई मदद आने वाली नहीं है। लेकिन कनेसा ने उसकी हालत देखकर उसे रोकने की कोशिश की। फिर भी पाराडो के अंदर जो जिद थी, उसने उसे फैसला लेने पर मजबूर कर दिया कि अब चाहे जो हो उसे इन पहाड़ों को पार करना ही है। उन्होंने छोटे छोटे एक्सपीडिशंस शुरू किए, क्रैश साइट के आसपास निकलकर रास्ता ढूंढने की कोशिश की, ताकि समझ सकें कि इस बर्फीले इलाके से बाहर निकलने का कोई तरीका है भी या नहीं। इसी बीच रात की ठंड एक नई चुनौती बनकर सामने आई, क्योंकि फ्यूजलेज के अंदर भी तापमान जानलेवा था और किसी के पास स्लीपिंग बैग नहीं था। इसलिए उन्होंने प्लेन की सीट कवर्स और फोम का इस्तेमाल करके एक बड़ा कम्युनल स्लीपिंग बैग बनाया, जिसमें सब एक साथ सिमट कर सोते थे और वही शेयर्ड बॉडी हीट उन्हें जिंदा रख रही थी। रात में बाहर जाना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने वहीं अंदर ही मैनेज करना शुरू किया।
क्योंकि उस ठंड में बाहर जाना खुद को खतरे में डालना था। छठे दिन उन्हें एक ट्रांजिस्टर रेडियो मिला। रॉय हार्ले ने उसे ठीक किया और एक एंटेना बनाकर पहली बार बाहर की दुनिया की आवाज सुनी, जिससे उन्हें थोड़ी उम्मीद मिली। लेकिन यह ज्यादा देर नहीं चली। 10वें दिन रेडियो पर अनाउंसमेंट आई कि सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। अथॉरिटीज ने मान लिया है कि कोई सर्वाइवर नहीं बचा, और यह सुनकर सब टूट गए। लेकिन नांदो परादो चुपचाप उठा, सामने पहाड़ की तरफ देखा और बस इतना कहा, ठीक है, तो हम खुद चलेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल सामने था, क्योंकि खाना लगभग खत्म हो चुका था और उनके पास जो बचा था वो कुछ दिनों से ज्यादा नहीं चल सकता था। और हालात ऐसे थे कि हर किसी को अंदर ही अंदर समझ आने लगा था कि अगर कुछ नहीं बदला तो अब बचना मुश्किल है। कई दिन तक कोई इस बात को खुलकर नहीं कह पाया, क्योंकि यह सिर्फ सर्वाइवल का सवाल नहीं था, बल्कि उनकी सोच और उनके विश्वास के खिलाफ भी था। लेकिन आखिरकार एक रात रोबर्टो कनेसा ने वो बात कह दी जिसे सब अंदर दबाए हुए थे। उसने समझाया कि अगर उन्होंने यह कदम नहीं उठाया तो कोई नहीं बचेगा, और जो लोग जा चुके हैं उनका सैक्रिफाइस तभी मायने रखेगा जब बाकी लोग जिंदा रह पाएंगे। और यह बात सुनकर कमरे में एक भारी खामोशी छा गई, क्योंकि यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन यही एक सच्चाई थी जिससे वो भाग नहीं सकते थे। पांचो डेल्गाडो ने धीरे से कहा कि अगर वो मर जाए तो उसके शरीर का इस्तेमाल किया जाए ताकि बाकी लोग जिंदा रह सकें। और उस रात उन्होंने सिर्फ एक फैसला नहीं लिया, बल्कि इंसान होने की सबसे कठिन सीमा को पार कर दिया। धीरे धीरे एक एक करके सबने हाँ कहा और एक पैक्ट बना लिया गया। अगर मैं मरूं तो मेरा शरीर तुम्हारा है। लेकिन यह फैसला जितना आसान सुनने में लगता है, उसे स्वीकार करना उतना ही कठिन था। पहला दिन सबसे मुश्किल था। कोई भी ठीक से खा नहीं पा रहा था। कई लोग उल्टी कर रहे थे, कई मुंह फेर लेते थे। लेकिन भूख धीरे धीरे इंसान को बदल देती है, और कुछ ही दिनों में वही चीज उनकी मजबूरी से आदत बन गई। इसलिए उन्होंने मीट को धूप में सुखाकर उसे ज्यादा समय तक चलाने का तरीका निकाल लिया। नांदो पराडो ने इस सब के बीच एक अलग फैसला लिया। उसने अपनी माँ और बहन सुसाना के शरीर को कभी छूने नहीं दिया, क्योंकि वही उसका आखिरी इमोशनल कनेक्शन था। लेकिन सुसाना भी कुछ दिनों बाद चली गई, और उस पल के बाद नांदो के लिए जिंदा रहने की वजह बदल चुकी थी। अब उसे अपने पिता के पास वापस पहुंचना ही था, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। 17वें दिन 29 अक्टूबर की रात, जब सब लोग फ्यूजलाज के अंदर एक दूसरे के सहारे सो रहे थे, तभी अचानक ऊपर से बर्फ का एक विशाल हिस्सा टूट कर गिरा और पूरी फ्यूजलेज कुछ ही सेकंड में दब गई। टनों बर्फ अंदर घुस आई और जो लोग उस हिस्से में थे वो वहीं खत्म हो गए, जबकि बाकी 21 लोग एक बेहद छोटी जगह में फंस गए, जहां हिलने की भी जगह मुश्किल से थी। उस अंधेरे और दबाव के बीच नांदो परादो ने हाथों से टटोलते हुए एक मेटल रॉड ढूंढी और लगातार छत पर मारता रहा, जब तक कि एक छोटा सा छेद नहीं बन गया, और उसी छेद से अंदर आई ठंडी हवा ने उन्हें जिंदा रहने का एक मौका दे दिया। फिर भी हालात आसान नहीं थे, क्योंकि वो बाहर नहीं निकल सकते थे और चारों तरफ बर्फ की मोटी परत थी। इसलिए उन्हें 3 दिन तक उसी तंग अंधेरी जगह में रहना पड़ा, जहां 21 लोग एक दूसरे के ऊपर टिके हुए थे और हर सांस के साथ ऑक्सीजन कम होती जा रही थी। कार्लिटोस पायस ने लाइटर जलाकर देखा, लेकिन लौ मुश्किल से टिक पा रही थी, जो इस बात का संकेत था कि हवा भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। इसी अंधेरे में गुस्तावो ज़ेर्बिनो ने हाथों से बर्फ काटकर एक रास्ता बनाना शुरू किया, धीरे धीरे, लगातार। और 3 दिन बाद 1 नवंबर को वह रास्ता तैयार हुआ, जिसके सहारे एक एक करके सभी बाहर निकले। जहां धूप और नीला आसमान देखकर कुछ पलों के लिए उन्हें लगा जैसे उन्हें दूसरी जिंदगी मिल गई हो। लेकिन हकीकत यही थी कि अब उनकी संख्या 29 से घटकर 21 रह गई थी, और हर कमी के पीछे एक चेहरा, एक कहानी छूट चुकी थी। जो बचे थे उनमें से कई अंदर से टूट चुके थे। जावियर मैथोल घंटों चुप बैठा रहता, जैसे उसका मन कहीं और चला गया हो, जबकि रॉय हार्ले ने खाना छोड़ दिया और जीने से इनकार कर दिया। लेकिन उसी समय नांदो पराडो उसके पास गया, उसका हाथ थामा और उसे समझाया कि उसकी जरूरत अभी भी है, और यही बात रॉय को वापस खड़ा करने के लिए काफी थी। यह कोई लीडरशिप नहीं, बल्कि एक इंसान का दूसरे इंसान को थामे रखने की कोशिश थी। अब उनके पास एक ही उम्मीद बची थी, प्लेन का रेडियो, क्योंकि अगर वह काम कर जाए तो सैंटियागो तक सिग्नल पहुंच सकता था और रेस्क्यू आ सकता था। लेकिन समस्या यह थी कि रेडियो फ्यूजलाज में था और उसकी बैटरी स्टेल सेक्शन में, जो क्रैश के बाद करीब 500 मीटर नीचे बर्फ में पड़ा था। और उस हालत में यह दूरी एक बड़े एक्सपीडिशन से कम नहीं थी।
नांदो परादो, रोबर्टो कनेसा और टिनटिन विजिंटीन उस एक्सपीडिशन पर निकले। 3 दिन तक खुले आसमान के नीचे चलते रहे, -30 की ठंड झेलते हुए। सीट कवर से एक छोटा सा शेल्टर बनाकर रात गुजारी। और एक रात तो ऐसी आई जब उन्हें लगा कि शायद अब बचना मुश्किल है, लेकिन किसी तरह वो टेल सेक्शन तक पहुंच गए। वहां उन्हें कुछ कपड़े, थोड़ा खाना और सबसे जरूरी बैटरीज मिली, लेकिन जल्द ही समझ आ गया कि उन्हें वापस ऊपर ले जाना संभव नहीं होगा, इसलिए प्लान बदलना पड़ा। रेडियो को नीचे लाना होगा। रॉय हार्ले को बुलाया गया, जो कुछ समय पहले तक जीना नहीं चाहता था, लेकिन अब उसी पर सबकी उम्मीद टिकी थी। उसने फ्यूजलाज से रेडियो यूनिट निकाला, कनेक्शन समझे, एक लंबा एंटेना बनाया और टेल सेक्शन तक जाकर बैटरी से उसे जोड़ दिया। रेडियो ऑन हुआ, सिग्नल आया, उन्हें बाहर की दुनिया की आवाज सुनाई दी, जिससे कुछ देर के लिए उम्मीद लौटी। लेकिन जल्द ही साफ हो गया कि यह रेडियो सिर्फ रिसीव कर सकता है, भेज नहीं सकता। और रॉय ने घंटों कोशिश करने के बाद भी जब कोई रास्ता नहीं निकाला, तो वो वापस आया और बस इतना कहा, हो नहीं सका। और उस एक लाइन के बाद सब कुछ चुप हो गया, क्योंकि जिस उम्मीद पर वो टिके हुए थे वो भी खत्म हो चुकी थी। और मार्सेलो पेरेस, जो अब तक सबको संभाल रहा था, उसी दिन चुपचाप बैठ गया, जैसे अंदर से कुछ टूट गया हो। और कुछ दिनों बाद थकान, भूख और टूट चुकी उम्मीदों के बीच उसने भी दम तोड़ दिया। अब वहां कोई लीडर नहीं था और उसी खाली जगह को फिटो स्ट्राउच ने संभाला, जिसने बिना किसी नाटक के बस इतना कहा, रोना बाद में, अभी काम करो। और फिर उसने पूरे सिस्टम को दोबारा ऑर्गेनाइज किया, रैशनिंग को सख्त किया, खाने को मैनेज करने के तरीके तय किए और ऐसे रूल्स बनाए जिनसे ग्रुप साथ रह सके, क्योंकि अब सर्वाइवल सिर्फ शरीर का नहीं, डिसिप्लिन का भी था। इसी दौरान नांदो परादो का ध्यान बार बार उस पहाड़ पर जाता था जो वेस्ट में खड़ा था और चिले की तरफ जाता था। और उसने रोबर्टो कनेसा से साफ कहा कि उन्हें वहीं पार करना होगा, लेकिन कनेसा ने तुरंत जवाब दिया कि उनके पास न गियर है, न एक्सपीरियंस, न कोई मैप, और वह रास्ता उनकी ताकत से कहीं बड़ा है। फिर भी पराडो नहीं रुका और उसने सिर्फ इतना कहा, यहां रहना तय मौत है, आगे जाना एक चांस है, और वह उसी चांस को चुन रहा है। यही वो पल था जहां फैसला हो चुका था, लेकिन उस सफर से पहले उन्हें एक ऐसी चीज चाहिए थी जो उस ठंड में उन्हें जिंदा रख सके। इसलिए कार्लिटोस पाएस को स्लीपिंग बैग बनाने का काम दिया गया और उसने प्लेन की सीट कवर्स, फोम और तारों का इस्तेमाल करके हफ्तों की मेहनत से एक ऐसा स्लीपिंग बैग तैयार किया जिसने बाद में उस ट्रैक में उनकी जान बचाने में अहम भूमिका निभाई। दिसंबर तक तैयारी शुरू हो चुकी थी और नांदो परादो, रोबर्टो कनेसा और टिनटिन विजिंटीन इस खतरनाक सफर के लिए तैयार थे। लेकिन तभी एक और समस्या सामने आई, फुटवेयर, क्योंकि उस बर्फ में हर कदम जोखिम से भरा था और गलत जूते का मतलब था कि सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। पराडो के पास जो शूज थे वो इस ट्रैक के लिए काफी नहीं थे और तभी किसी ने नारिदो के शूज का जिक्र किया। नुमा तुर्काती, जो टीम का हिस्सा नहीं था बल्कि एक दोस्त था, जो इस सफर पर सिर्फ एक एडवेंचर समझकर आया था, लेकिन आने वाले समय में वही इंसान इस कहानी के सबसे अहम हिस्सों में से एक बनने वाला था। नारिदो हमेशा दूसरों के लिए खड़ा रहने वाला इंसान था, जो हर मुश्किल में किसी न किसी की मदद करता था। लेकिन एवलांच के बाद उसका शरीर जवाब देने लगा, पैर का घाव सड़ता गया और बिना इलाज के हालत बिगड़ती चली गई। कनेसा ने हर कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे साफ हो गया कि नारिदो अब लड़ नहीं पा रहा था। एक दिन उसने कनेसा से पूछा कि क्या उसने कभी किसी को तकलीफ दी, और उस सवाल में ही उसका डर और उसका सच दोनों छिपे थे। कनेसा ने उसे सिर्फ इतना कहा कि उसने सबसे ज्यादा लोगों की मदद की है। नारिदो हल्का सा मुस्कुराया और कुछ दिनों बाद वो चला गया। उसकी मौत ने ग्रुप को तोड़ा नहीं, बल्कि एक नई दिशा दे दी, क्योंकि परादो ने उसके जूते पहने बिना मांगे, लेकिन यह समझते हुए कि नारिदो चाहता था कोई आगे बढ़े, कोई बचे, और उन्हीं जूतों में उसे 65 किलोमीटर का सफर तय करना था, बर्फ और पहाड़ों के बीच। 12 दिसंबर 1972, 73 दिन बाद परादो, कनेसा और विजिंटीन निकलने के लिए तैयार खड़े थे। बाकी 14 लोग चुपचाप उन्हें देख रहे थे, क्योंकि सब समझते थे कि यह शायद आखिरी बार हो, और अगर ये 3 नहीं लौटे तो बाकी का बचना भी नामुमकिन हो जाएगा। परादो ने एक बार पीछे देखा, टूटी फ्यूजलाज, बर्फ में दबे पहाड़ और वो चेहरे जो उसे जाते हुए देख रहे थे, और धीरे से कहा, पापा, मैं आ रहा हूं। और फिर तीनों उस रास्ते पर चल पड़े जहां उनके पास कोई मैप, कोई कंपास, कोई एक्सपीरियंस या कोई सुरक्षा नहीं थी। बस एक दिशा थी, पश्चिम,
जहां सूरज डूबता है। पहले दिन उन्होंने ग्लेशियर चढ़ना शुरू किया। ढलान इतनी खड़ी थी कि हर कदम संभाल कर रखना पड़ता था और वो एल्यूमिनियम पोल्स की मदद से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। दूसरे दिन कनेसा को लगा कि शायद दूसरी तरफ कोई रास्ता है, लेकिन परादो ने तुरंत मना कर दिया और साफ कहा कि दिशा नहीं बदलेगी, क्योंकि अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। तीसरे दिन वो एक ऊंचाई पर पहुंचे और पहली बार नीचे देखा, और जो उनके सामने था उसने पूरी तस्वीर बदल दी। 14 दिसंबर 1972। नांदो पारादो एक चोटी पर खड़ा था, थका हुआ और हाँफता हुआ, और जब उसने नीचे देखा तो जहां तक नजर गई वहां सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ थे। और उसी पल उसे समझ आ गया कि यह सफर उसकी सोच से कहीं ज्यादा लंबा और कठिन है, क्योंकि वह अभी भी उसी जाल में फंसा हुआ था जिससे निकलने निकला था। वह वहीं बैठ गया। विजेंटीन उसके पास खड़ा रहा। दोनों के बीच कुछ देर तक खामोशी रही और फिर परादो हंसा, एक थकी हुई दर्द भरी हंसी, और उसने कहा कि दूरी चाहे जितनी भी हो, रुकने का मतलब मौत है, इसलिए आगे बढ़ना ही होगा। यह कोई हीरोइक स्पीच नहीं थी, बल्कि एक ऐसे इंसान की आवाज थी जो टूट चुका था, लेकिन जिसके अंदर अभी भी एक वजह बची थी, अपने पिता का चेहरा, जो हर कदम पर उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। मोंटेविडेओ में उसके पिता अकेले थे। परिवार टूट चुका था और उन्हें यह तक नहीं पता था कि उनका बेटा जिंदा है या नहीं, और यही ख्याल पराडो के लिए एक दिशा बन गया, क्योंकि उसके पास न कोई मैप था न कंपास। फिर भी वह सूरज की दिशा और अपनी जिद के सहारे आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब एक नई समस्या सामने थी, क्योंकि उनके पास जो खाना था वह बहुत कम बचा था और सफर अब भी लंबा था। इसलिए हर रात वो तीनों उसी एक स्लीपिंग बैग में सिमटकर ठंड से बचने की कोशिश करते थे। चौथी रात विजेंटीन ने शांत होकर एक फैसला सामने रखा। उसने कहा कि अगर वह वापस चला जाए तो बाकी दो के पास ज्यादा खाना बचेगा और उनके बचने की संभावना बढ़ जाएगी। और यह सुनकर किसी ने बहस नहीं की, क्योंकि सब समझ रहे थे कि यह सैक्रिफाइस ही अब उनका सबसे बड़ा सहारा है। अगली सुबह विजेंटीन ने एक छोटा सा स्लेड बनाया और उसी खतरनाक ढलान की तरफ बढ़ गया। एक बार पीछे देखा और फिर खुद को नीचे छोड़ दिया, और कुछ ही पलों में वह उनकी नजरों से ओझल हो गया, जिससे अब पराडो और कनेसा इस सफर में पूरी तरह अकेले रह गए। अब पराडो और कनेसा ही बचे थे। अनगिनत किलोमीटर उनके सामने थे और कोई यकीन नहीं था कि यह सफर कहां खत्म होगा। फिर भी कनेसा ने धीरे से कहा कि अगर वो नहीं बचे तो कम से कम कोशिश करते हुए मरेंगे, और पराडो ने बिना रुके जवाब दिया कि वो बचेंगे, और दोनों आगे बढ़ते रहे। 5वें, 6ठे और 7वें दिन तक हर कदम भारी होता गया। सांसें टूटती रहीं, शरीर जवाब देता रहा, लेकिन उनके कदम नहीं रुके और धीरे धीरे रास्ता बदलने लगा। ढलान नीचे जाने लगी और बर्फ कम होने लगी, जब तक कि 9वें दिन उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने सब कुछ बदल दिया। हरी घास। कनेसा वहीं रुक गया, घुटनों पर बैठकर उस घास को हाथों से छूने लगा, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो, और पराडो भी उसके साथ झुक गया। दोनों कुछ देर तक चुप रहे, क्योंकि इतने दिनों बाद यह पहली बार था जब उन्हें जिंदगी का कोई निशान देखा था। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक नदी दिखाई दी, रियो अजुफ्रे, तेज बहती हुई, ठंडी और साफ, और उसी नदी के उस पार एक इंसान था, घोड़े पर बैठा हुआ, जिसे देखकर उन्हें पहली बार लगा कि यह सफर अब शायद खत्म हो सकता है। 20 दिसंबर 1972, ट्रैक का 9वां दिन। दोनों नदी के किनारे खड़े थे और सामने सर्जियो कैटालान था, लेकिन नदी का शोर इतना तेज था कि उनकी आवाज उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। दोनों तरफ से इशारे होते रहे, लेकिन बात साफ नहीं हो पाई। कैटालान ने हाथ के इशारे से समझाया कि वह अगले दिन वापस आएगा, और फिर वह वहां से चला गया, और वह रात उनके लिए सबसे लंबी रातों में से एक बन गई, क्योंकि मदद इतनी पास होते हुए भी अभी भी पहुंच से बाहर थी। अगली सुबह 21 दिसंबर को कैटालान अपने बेटों के साथ वापस लौटा, लेकिन नदी अब भी बीच में थी और अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसलिए पराडो ने एक कागज और पेन ढूंढकर कांपते हाथों से एक संदेश लिखा, जिसमें उसने अपनी पूरी स्थिति साफ कर दी। उसने लिखा कि वह एक प्लेन क्रैश से बचा है, वह उरुग्वायन है, उसके 14 दोस्त ऊपर घायल हैं और उन्हें तुरंत मदद चाहिए। और फिर उसने उस कागज को मोड़ा, नरीदो के जूते का लेस निकालकर उसे एक पत्थर से बांधा और पूरी ताकत से नदी के उस पार फेंक दिया। पत्थर दूसरी तरफ गिरा, कैटालान नीचे उतरा, उसने कागज उठाया और जैसे ही उसे पढ़ा, उसके चेहरे का भाव बदल गया, क्योंकि अब यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह सच था। कैटालान को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले किसी ने क्रैश के बारे में पूछा जरूर था,
लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि कोई जिंदा बचा होगा। और अब उसके हाथ में वह कागज था जो इस असंभव सी लगने वाली सच्चाई को सामने रख रहा था। उसने ऊपर देखा, पाराडो और कनेसा की तरफ, और बिना एक पल गंवाए अपनी ब्रेड निकाली और नदी के उस पार फेंक दी। और 72 दिनों के बाद जब उन्होंने पहली बार असली खाना खाया तो वह सिर्फ खाना नहीं था, बल्कि यह एहसास था कि अब उनकी लड़ाई खत्म होने के करीब है। कैटलान ने फिर एक कागज फेंका और बताया कि वह मदद लेकर लौटेगा, और उसी पल घोड़े पर सवार होकर पुएंटे नेग्रो की तरफ निकल पड़ा, जो करीब 10 घंटे दूर था। लेकिन उस सफर में उसने न ठंड को रुकने दिया, न अंधेरे को, क्योंकि अब उसके लिए यह सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी थी। 10 घंटे बाद वह वहां पहुंचा। उसने अथॉरिटीज को सब बताया, और उसी के साथ वह प्रक्रिया शुरू हुई जिसने इस कहानी की दिशा बदल दी, क्योंकि अब चिलियन एयरफोर्स, पुलिस और रेस्क्यू टीम्स सब हरकत में आ चुके थे। मोंटेविडियो में जब यह खबर पहुंची तो वे फैमिलीज जिन्होंने महीनों पहले अपने बच्चों को खोया मान लिया था, फिर से दरवाजों पर खड़ी थीं। और जब सेलर पराडो को बताया गया कि नांदो जिंदा है तो उन्होंने बस उसका नाम लिया और वहीं बैठ गए, क्योंकि उस पल में राहत, यकीन और दर्द सब एक साथ लौट आए थे। 22 दिसंबर को हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी, लेकिन उस जगह तक पहुंचना आसान नहीं था। वैली तंग थी, हवाएं तेज थीं और उतरना लगभग नामुमकिन था, इसलिए बार बार कोशिश करनी पड़ी, जब तक कि एक हेलीकॉप्टर इतना नीचे नहीं आया कि रेस्क्यू टीम के लोग कूदकर अंदर पहुंच सकें। जब फ्यूजलेज के अंदर बैठे 14 लोगों ने हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी तो कोई चीखा नहीं, कोई रोया नहीं, क्योंकि वो इतने थक चुके थे कि खुशी महसूस करने की ताकत भी खत्म हो चुकी थी। और उस पल उनके अंदर सिर्फ एक ही ख्याल था, ये सच है, अब शायद वो बच जाएंगे। उस पल उनके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, यह सच है। पहले दिन 4 लोगों को निकाला गया, बाकी को अगले दिन 23 दिसंबर को रेस्क्यू किया गया, और 72 दिनों की उस लड़ाई के बाद 45 में से सिर्फ 16 लोग जिंदा बाहर आए। और इस कहानी में एक नाम ऐसा है जो अक्सर पीछे रह जाता है, सेर्जियो कैटलान, वही इंसान जिसने बिना रुके 10 घंटे घोड़ा दौड़ाया और मदद पहुंचाई, और बाद में बस इतना कहा कि उसने वही किया जो किसी को करना चाहिए था। लेकिन सच यह है कि अगर वह नहीं होता तो यह कहानी यहीं खत्म हो जाती। सर्वाइवर्स हर साल 22 दिसंबर को मिलते हैं, उस दिन को याद करने के लिए जब उन्हें दूसरी जिंदगी मिली थी, और हर बार वे उस इंसान को जरूर याद करते हैं जिसने उन्हें दुनिया तक वापस पहुंचाया। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर्स ने उन 16 लोगों को देखा तो उन्होंने इसे समझ से परे बताया, क्योंकि शरीर टूट चुके थे, वजन गिर चुका था, लेकिन जिंदगी अब भी बाकी थी। और सालों बाद जब ट्रेन्ड माउंटेनियर्स ने उसी रूट को पूरा किया तो उन्होंने भी माना कि यह सफर आसान नहीं था। एक डॉक्टर ने कहा कि उन्हें मेडिसिन ने नहीं बल्कि एक दूसरे की जरूरत ने जिंदा रखा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कार्लिटोस पाएज से पूछा गया कि क्या वह खुद को माफ कर पाएंगे तो उसका जवाब इतना सादा था कि पूरा कमरा चुप हो गया। पहले वहां जाकर 72 दिन बिताइए, फिर यह सवाल पूछिए। आज भी नारिदो के जूते मौजूद हैं, और वाले दे लास लाग्रिमास में वह क्रॉस अब भी खड़ा है, उसी ठंड, उसी खामोशी में जहां कभी यह कहानी शुरू हुई थी। और हर साल वे 16 लोग मिलते हैं, सिर्फ यह महसूस करने के लिए कि वे सच में जिंदा हैं। अगर इस कहानी ने आपको कुछ महसूस कराया है तो इसे उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो आपकी वो वजह है। और अगर आप ऐसी और सच्ची कहानियां सुनना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसी कई कहानियां हैं जो इंसान की हिम्मत की हद दिखाती हैं।